So today we are going to discuss organic chemistry की यूनिट थर्ड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं बायोमोलिक्यूल्स उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स बनते किससे हैं? ये प्लांट्स से बनते हैं। ये इनको कौन बनाता है? प्लांट्स बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। एंड इस कार्बोहाइड्रेट्स बनने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक्स एंड वाई जो है यहाँ पर ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या था? अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे ओल्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जब उन्होंने देखा मॉलिक्यूलर स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका जो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो वाटर के रेशियो के इक्वल है। सो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। सो ओल्ड डेफिनेशन इज कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज इन कार्बोहाइड्रेट्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज टू फाइंड टू बी सेम इन H2O, दैट इज 2:1। इनकी जो रेशियो थी वो आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थ्योरी थी ये ओल्ड डेफिनेशन है, अब न्यू डेफिनेशन इसकी बन चुकी है। ठीक है, ये कैसे हुआ ये देखिए, क्योंकि ओल्ड डेफिनेशन थी इसके कुछ बाद में लिमिटेशंस निकलती हैं। सो जब लिमिटेशंस निकली, सो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड डेफिनेशन पहली तो ये कि कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन को कभी भी हाइड्रेट्स बनाने के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, सो सबसे पहली बात कि कार्बन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रेट्स बनाता ही नहीं है। सो कार्बोहाइड्रेट से एक अलग क्लास आ गई। नाउ सेकेंड पॉइंट ये था कि इन सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट 2:1। कुछ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स थे जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो थी वो 2:1 नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल डिऑक्सीरिबेज एंड रैमनोस, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O4 C6H12O5। ये डिऑक्सीरिबेज और रैमनोस का जो केस था उसके अंदर हमने देखा कि जो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 नहीं आ रहा। देन इसकी थर्ड लिमिटेशन ये थी कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो तो आ रही है बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस सर्टेन सब्सटेंसेस आर नॉन इन विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 2:1। यहाँ पर इनके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो है वो 2:1 आ रहा है बट स्टिल दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, पर फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HCHO जिसे हम CH2O बोलते हैं, CH3COOH या फिर C2H2O ट्वाइस। ना फिर इसके बाद में हमने न्यू डेफिनेशन बनाई। ठीक है, न्यू डेफिनेशन क्या थी? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, और या फिर सब्सटेंसेस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस एंड कंटेन एटलीस्ट वन और मोर कायरल कार्बन। अब या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, और या फिर वो ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोलिसिस होने पर हमें ये जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं ये देते हैं, और इनके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर एटलीस्ट 1 या फिर 1 से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। ये तो होगी न्यू डेफिनेशन, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ठीक है, और या फिर ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर हमें ये देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और या फिर इनके अंदर एटलीस्ट 1 या फिर उससे ज्यादा कायरल कार्बन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसके अंदर बहुत टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स के नेम से भी जानते हैं।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सैकराइड्स के नेम से भी जाने जाते हैं। सो इसको हम हाइड्रोलिसिस के बेसिस के ऊपर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सो यहाँ पर आपके पास 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आती है, यानी कि उनके 4 टाइप्स आते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। पहली मोनोसैकराइड्स, सेकंड डाइसैकराइड्स, थर्ड ओलिगोसैकराइड्स एंड फोर्थ पॉलीसैकराइड्स। ठीक है। मोनोसैकराइड्स कौन से होते हैं? दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, और हाइड्रोलाइज्ड मतलब विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद में क्या होता है, सैकराइड्स जो हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देते हैं। बट यहाँ पर जो है मोनोसैकराइड्स के केस के अंदर हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमें नहीं देते। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CH2O। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है डाइसैकराइड की। अब डाइसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें हाइड्रोलिसिस होने पर 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं, या तो वो सेम होंगे या फिर वो डिफरेंट मोनोसैकराइड्स होंगे। ठीक है। इसके अंदर मोनोसैकराइड्स ये 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें देते हैं। ठीक है। सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड्स। ठीक है। सेम या फिर डिफरेंट मोनोसैकराइड्स के ये हमारे पास क्या देते हैं, मोनोसैकराइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल हो गए सुक्रोज और माल्टोस। ठीक है। नाउ ओलिगोसैकराइड्स की अब हम बात करते हैं। ओलिगोसैकराइड्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस होने पर 3 to 10 मॉलिक्यूल्स आपको मोनोसैकराइड्स के 3 to 10 मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। किसके? मोनोसैकराइड्स के। नेक्स्ट पॉलीसैकराइड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर लार्ज नंबर, हाइड्रोलिसिस होने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। ठीक है। ओलिगोसैकराइड्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। एंड पॉलीसैकराइड्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लूकोज, ये तीनों के तीनों ही आपके क्या है? पॉलीसैकराइड्स हैं। नाउ अभी हमने बात की हाइड्रोलिसिस के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं इनके टेस्ट के बेसिस के ऊपर। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सो टेस्ट के बेस के ऊपर इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, शुगर्स और नॉन शुगर्स। ये तो आपको पता ही है शुगर्स क्या होता है, नॉन शुगर्स क्या होता है। सिंपल है। शुगर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जो आपके घर के अंदर चीनी है वो क्या है? शुगर है। और वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब इसके सेम क्या है कि वो उसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे कैसा है स्ट्रक्चर उसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एंड सेकेंड थिंग, जब आप नींबू पानी बनाते हो तो वो जो चीनी है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या है कि उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है। सो सेम ये वही चीज लिखी हुई है। शुगर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, soluble in water and sweet in taste। एंड इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके शुगर्स में आते हैं? मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड्स। ये जो अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, 4 टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें से जो 3 टाइप्स है पहली ये आपकी शुगर्स में आती हैं, और बाकी की जो बच गई पॉलीसैकराइड ये आपकी किस में आ जाएगी? नॉन शुगर में आ जाएगी। सो नॉन शुगर के केस के अंदर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसके अंदर क्या होगा, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? अमरफस सॉलिड्स होंगे। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड इनका जो टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है। ठीक है। ये टेस्टलेस होते हैं नॉन शुगर्स। सो फॉर एग्जाम्पल पॉलीसैकराइड्स इस कैटेगरीज में आती हैं, यानी कि पॉलीसैकराइड हमारे पास क्या है? नॉन शुगर है। नाउ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास वो आती है रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस के ऊपर। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स
इसको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोल देते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट सेम चीज है। सो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? विच रिड्यूसेस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कुछ चीज रिड्यूस कर रहे हैं। क्या रिड्यूस कर रहे हैं? फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस करते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सेम वही है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड जो हमने पढ़े थे। ऑल मोनोसैकेराइड, सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो कुछ ही डाइसैकेराइड्स आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सम डाइसैकेराइड्स सच एज माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है जो कि आपका एक रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। ना नॉन शुगर की अब हम बात करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स की। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो कि रिड्यूस ना करें किसको? फैलिंग सोल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को। कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? पॉलीसैकेराइड्स, और जो डाइसैकेराइड्स हमारे पास यहाँ पर बच गए थे वो हमारे कुछ जो है नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सभी के सभी पॉलीसैकेराइड्स और कुछ डाइसैकेराइड्स। आप इसको यूं देखिए ना, मोनोसैकेराइड आया, फिर डाइसैकेराइड आया, फिर पॉलीसैकेराइड आया। अब सारे के सारे तो मोनोसैकेराइड हो गए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ से जो डाइसैकेराइड आया हमारे पास उसके हाफ जो मान लीजिए कुछ जो डाइसैकेराइड्स हैं वो हमारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और कुछ क्या आएंगे नॉन रिड्यूसिंग में। एंड सभी के सभी नीचे वाले पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज डी पॉजिटिव। डी का मतलब यहाँ पर क्या है? डेक्स्ट्रो। डी और एल टू टाइप्स के होते हैं ना, डी का मतलब डेक्स्ट्रो और एल का मतलब लीवो। ये डी ग्लूकोज भी हम इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, और या फिर इसे का एक और नाम है जो कि है ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर भी इसको बोला जाता है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C6H12O6। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। हम जब सुक्रोज जो हमारे पास होता है, जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारे पास ग्लूकोज बनता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ किस की प्रेजेंस चाहिए होती है? हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर चाहिए होता है, ठीक है, या फिर आप HCl या फिर H2SO4 को हीट करके इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की प्रेजेंस चाहिए होती है। 90% अल्कोहल जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर HCl H2SO4 के साथ जब आप सुक्रोज को हीट करोगे तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ये आपके पास सुक्रोज है, हाइड्रोलिसिस करवाई इसकी, आपके पास क्या बन गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बट यहां से आपके पास ग्लूकोज कैसे आएगा? क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है, हमने अल्कोहल क्यों लिया है? क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है वो आपका अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है, जबकि ग्लूकोज इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि फ्रक्टोज, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फ्रक्टोज इज सॉल्युबल इन अल्कोहल वेयर एज ग्लूकोज इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। देयरफॉर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ इसको जब हम कूल करेंगे इसके बाद हम कूलिंग में से इसको सेपरेट कर लेंगे इसके क्रिस्टल को। देयरफॉर ग्लूकोज गेट सेपरेट आउट ऑन कूलिंग, ठीक है। कूलिंग के थ्रू हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट जो आपका फ्रक्टोज है वो जो वाटर सॉल्यूशन बनेगा आपके पास नीचे अल्कोहल का एंड रेसिड्यू जो भी आपके पास बचेगा ग्लूकोज को निकाल के, फ्रक्टोज वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सेम वही बात है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी हमारे पास ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर, अच्छा जब यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज ऑन कमर्शियल स्केल, जब फैक्ट्रीज के अंदर कमर्शियल स्केल के ऊपर जब हमने ग्लूकोज को तैयार करना होता है तब हम किसको लेते हैं? स्टार्च को लेते हैं। तो हम स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, तब आपके पास ग्लूकोज बनता है। जब हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर जो भी यूज किया जाता है वो स्टार्च यूज किया जाता है, बड़े लेवल के ऊपर जब हमने ग्लूकोज को बनाना होता है, ठीक है। सेम यही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च के थ्रू आप ग्लूकोज को बना सकते हो। नाउ अब बात करते हैं हम ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि ग्लूकोज तो एक क्या है आपके पास चीनी होती है, ग्लूकोन डी आपके घर में अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो मार्केट की शॉप्स पे होगा। तो उसका जब आप स्ट्रक्चर चेक करते हो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है एंड
कौन सी फॉर्म में होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 419 केल्विन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है किस किस चीज में सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है। ग्लूकोज को हम किसके अंदर मिलाते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं, ग्लूकोन डी को। तो सेम ये चीज है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा बहुत ये अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, और ईथर के अंदर तो ये बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। जो हमने पीछे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था उसके अंदर हमने अल्कोहल भी लिया था, तो सो थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज आपका बनेगा वो थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो जाएगा, बट आपको जो मेनली जो ग्लूकोज है वो इनसोल्यूबल रहता है अल्कोहल के केस के अंदर। नाउ इसके अंदर सुक्रोज, अब इसके टेस्ट की बात करते हैं तो जो सुक्रोज होता है उसके कंपैरेटिव ये 3/4 स्वीट होता है,